एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:17 पर भूकंप आया दिल्ली और एनसीआर में। इसकी तीव्रता बहुत कम 2.8 मापी गई। पश्चिमी दिल्ली था इस भूकंप का केंद्र। यह ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात। पश्चिमी दिल्ली इस भूकंप का केंद्र था। तीव्रता इसकी रिक्टर पैमाने पर 2.8। दिल्ली और एनसीआर में सुबह 9:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 2.8। भूकंप का केंद्र था पश्चिमी दिल्ली। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। पंचायत चुनाव के आगे बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मार्च की जगह अब ये अप्रैल में होने की संभावना बन रही है। 15 फरवरी तक आरक्षण की नीति पर शासनादेश जारी हो सकता है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के बाद प्रक्रिया है। सरकार अपनी उपलब्धि जनता तक लेकर जाना चाहती है। पहले फरवरी के तीसरे हफ्ते से चुनाव प्रक्रिया शुरू करके 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में योजना थी चुनाव कराने की। अब वो आगे बढ़ रही है। 2 बड़े कारण। एक तो ये कि राज्य सरकार 4 वर्षों के कार्यकाल को 19 मार्च को पूरा करेगी और उसकी मंशा है कि वो अपनी उपलब्धियां जनता तक लेके जाए 4 वर्ष में। और ये पंचायत चुनाव की बात हो रही है तो आपको बताएं कि इसकी तैयारी में जोर शोर से बीजेपी जुटी हुई है। आज से ग्रामीण संगठनात्मक मंडल में अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में 1600 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों की बैठक है। हफ्ते भर में सभी ग्रामीण संगठनात्मक बैठक में बीजेपी इन्वॉल्व होगी। आज से 3 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। हर दिन 200 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों की बैठक होगी। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुभव, आपको बीजेपी की तैयारियों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से इस बार ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। अब उत्तर प्रदेश में अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और 1600 संगठनात्मक मंडलीय बैठकें बीजेपी एक हफ्ते के भीतर कर रही है। यानी कि अगर हम देखें तो इस लिहाज से तकरीबन वहां पर जो 300 से 400 जो ग्राम पंचायतें उनकी बैठकें एक साथ हो रही हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। और एक हफ्ते का पूरा ये अभियान जो है बीजेपी ने चला रखा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज खुद सहारनपुर जा रहे हैं, वहां पर वो बैठक में रहेंगे और वहीं से समझिए कि इसकी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी इस बैठकों में शामिल होंगे। बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। आप देखिए राजन, जब से चाहे वो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह हो या फिर जेपी नड्डा जब भी आए तो पंचायत चुनाव को लेकर भी बात हुई और कोशिश यही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो पंचायत चुनाव है इनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर मैसेज दिया जाए कि जनता के बीच में बीजेपी ही लोकप्रिय है। तो अनुभव, ये समझा जाए कि आने वाले कुछ दिनों तक भी बीजेपी इसी मोड में रहेगी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी इसी मोड में रहेगी और बीजेपी की जो तैयारी है कि वो अब 15 फरवरी के बाद बीजेपी के बड़े सभी लीडर, यहाँ तक कि हम कहें तो जो मंत्री हैं, उन्हें भी अब मैदान में उतार दिया जाएगा पंचायत चुनाव के लिए। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक कैबिनेट रीशफल हो भी जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो पंचायत चुनाव में इसकी तैयारियों में जोर शोर से बीजेपी जुटी हुई है। ग्रामीण संगठनात्मक मंडल अभियान शुरू हो रहा है। 1600 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों की बैठक होगी प्रदेश भर में हफ्ते भर में और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत गंभीर इन पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी। मंत्रियों तक की ड्यूटी लगाई जा सकती है 15 फरवरी और उसके बाद इसी अभियान में। फरवरी के पहले हफ्ते में बहुत संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार संपन्न हो जाए, सबको अपनी जिम्मेदारियों का पता चल जाए और उसके बाद इन जिम्मेदार लोगों को, मंत्रियों को पहुंचना पड़ सकता है क्षेत्र में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, फरवरी के पहले हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी। मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं करीब आधा दर्जन नए चेहरे। स्वतंत्र देव सिंह कल दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल के नए चेहरों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। कुछ मंत्रियों को हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है। विस्तार में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर जोर रहेगा।
शैलेश अरोड़ा के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश, बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से इस मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा की जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि वो फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शैलेश, वो कौन से चेहरे हैं, हम जानना चाहेंगे, वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, जिनको संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है? वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और क्या जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, बताइए। राजेंद्र, देखिए, अगर बात करेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तो देखिए अभी हाल ही में विधान परिषद के चुनाव हुए, विधान परिषद के जो नए सदस्य हैं वो निर्वाचित हुए हैं और उसके बाद देखिए ये तय मानकर चलिए कि जो इस बार विधान परिषद में गए हैं सदस्य, उनमें से भी कुछ चेहरे इस बार नए मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें नजर आ सकते हैं। उसमें अभी जो एक IAS की जब बात होती है, अरविंद शर्मा जी का नाम लगातार आ रहा है कि जिस तरह से VRS लिया, उसके बाद भाजपा की तरफ से वो विधान परिषद गए, उनका चेहरा शामिल हो सकता है। ये मानकर चलिए कि उन्हें अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो शामिल होंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना यहाँ पर चर्चा ये भी है कि अपना दल को लेकर भी एक दिया जा सकता है चेहरा, एक चेहरा हो सकता है उधर से। दूसरी चीज़ जो अहम बात फिलहाल निकल कर सामने आ रही है वो ये कि देखिए आगे पहले पंचायत चुनाव, उसके बाद 2022 का चुनाव, यानी पूरा चुनावी समीकरण। और इसके लिए यूपी की जब बात हो तो यहाँ की जो जातीय समीकरण है, जो जातीय राजनीति है, जो क्षेत्रीय राजनीति है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। और इसको ध्यान में रखकर, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चेहरे चुने जाएंगे। देखिए अभी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से कोरोना काल में योगी सरकार के 2 मंत्रियों का निधन होता है, चेतन चौहान का निधन हुआ, कानपुर की घाटमपुर सीट से विधायक और प्राविधिक शिक्षा मंत्री रही कमल रानी वरुण का निधन होता है। तो देखिए 2 चेहरे, 2 सीटें जो है मंत्रियों की ये खाली होती है। इसके अलावा पहले से भी जो योगी मंत्रिमंडल है उसमें जगह बाकी थी कुछ और मंत्रियों को लाने की। दूसरी तरफ अब जब कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी देने की बात है तो कुछ और जगह बनेगी। ऐसे में करीब आधा दर्जन नए चेहरे शामिल होंगे, जिसमें विधान परिषद में जाने वाले नए हो सकते हैं, दूसरे दलों से जो मतलब सहयोगी दल है उनका एक चेहरा हो सकता है, और बाकी जातीय समीकरण, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उस वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण, इनका प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा। और AK शर्मा जी का नाम तो खैर महत्वपूर्ण चर्चाओं में, बड़ी चर्चाओं में शुमार हो ही चुका है, तो उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरह से किया जाता है, ये सब कुछ ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है प्रयागराज से। बाहुबली मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अपील नामंजूर कर दी गई है। स्पेशल MP MLA कोर्ट ने ये अर्जी नामंजूर कर दी है। स्पेशल कोर्ट में नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला करने का मामला है ये। इसी में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन MP MLA कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, हुआ क्या है? अंसारी पहले भी कई बार जो है वो उत्तर प्रदेश से मना कर चुके हैं, लगातार बहानेबाजी की जाती है। और इस बार भी जो खुद FIR मुख्तार अंसारी की तरफ से दर्ज कराई गई थी, उस मामले में भी उनकी गवाही होनी थी प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में, लेकिन उनके वकीलों ने एक बार फिर से ये कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, इसलिए इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने और गवाही देने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। और 2 चीजें कहीं, कोर्ट ने कहा कि पहले तो इस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ही नहीं है, और दूसरा इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इतने गंभीर मामले में गवाही लेना उचित भी नहीं होगा। तो मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि जो दूसरे गवाह हैं उनके बयान 3 फरवरी से दर्ज किए जाएंगे, और इस मामले में जो सुनवाई चल रही है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रही है। हाई कोर्ट ने 1 साल के अंदर पूरी सुनवाई पूरी करके मुकदमे का फैसला सुनाने का निर्देश दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी की अड़ंगेबाजी की वजह से मामला लगातार लटकता जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई नहीं करेंगे। मुख्तार अंसारी के पहले की बाकी मामलों गवाहों की सुनवाई पूरी होगी, और इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे जो भी आदेश देगा उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही अहम जानकारी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने मामले की सुनवाई की याचिका, उसकी अपील को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। और लखनऊ से खबर है, लखनऊ के कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। आज शाम तक ये सप्लाई ठप रहेगी। लाइन की मरम्मत के चलते पानी की सप्लाई बंद की गई। गऊ घाट पंपिंग स्टेशन की पाइपलाइन की मरम्मत होगी। गऊ घाट से ऐशबाग जलकल को पानी नहीं मिलेगा, और इस वजह से पूरे दिन
सप्लाई ठप रहेगी। आइए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं शैलेश से। शैलेश, वजह क्या है और कौन कौन से इलाके लखनऊ के और कितनी आबादी इससे प्रभावित होगी? राजेंद्र, देखिए जो यहाँ पर गऊ घाट का पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर जो मुख्य पाइपलाइन है उसकी मरम्मत का काम है। तो ऐसे में वहाँ से ऐशबाग जलथल को जो रॉ वाटर की सप्लाई होती है वो इसकी वजह से नहीं होगी, और इसके चलते ऐशबाग से जहाँ जहाँ पानी की सप्लाई है वहाँ पर आज पानी को लेकर शाम करीब 5 बजे तक बताया जा रहा समस्या बनी रहेगी। सुबह 9 बजे से ये काम शुरू हो चुका है, और हालांकि इसके लिए पहले ही जलकल विभाग की तरफ से सभी लोगों को सूचना दे दी गई थी कि वो पानी स्टोर कर ले। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में टैंकर जो है पहुँचाए गए हैं ताकि वहाँ पर लोगों को फिलहाल दिक्कत ना आए। हम इस समय देखिए चौक में मौजूद है। अगर हम बात करते हैं इस इलाके की, तो जो मुख्य इलाके प्रभावित होने वाले हैं उसमें देखिए चौक का है, सआदतगंज है, अशरफाबाद है, इसके अलावा नाका है, हजरतगंज है, माल एवेन्यू है, ऐसे अय्यागंज का इलाका है। ऐसे तमाम इलाके जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और इन इलाकों में अगर हम आबादी की बात करते हैं, देखिए लाखों की आबादी है इन इलाकों में जो बसती है। और आज शाम 5 बजे तक जब तक ये पूरा नहीं हो जाता काम, तब तक इस आबादी को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और जाहिर है करना पड़ेगा, जिन लोगों ने पहले से वैकल्पिक व्यवस्था की है उनको ज़रूर कुछ राहत होगी, लेकिन बाकी लोगों को समस्या का सामना इसके बीच में करना पड़ेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है लगातार जलकल की तरफ से कि टैंकर्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को समस्या ना हो। इसीलिए पहले से सूचना भी दी गई थी कि लोग पानी जितना स्टोर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो उनकी क्षमता हो और जो उनकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से कर ले। तो ये पहले से सूचना ज़रूर दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने बड़े इलाके में जब पानी की सप्लाई बाधित होती है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए समस्या होना लाजमी है, और उस समस्या का शाम तक उनको कम से कम सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग उनको 7 घंटे अभी और इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद शैलेश आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के विरोध में मुजफ्फरनगर में किसान और युवाओं ने हिंदू मजदूर किसान समिति के बैनर तले मुंडन करवाया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने किसान नेताओं और आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की और इन सभी नेताओं पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। ये 101 लोगों ने हिंद मजदूर के जो किसान जुड़े हुए हैं उन्होंने किया है। दुखद घटना दिल्ली में हुई है। अराजक जो तत्व थे उन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया है और उसके रोष में हम किसानों ने आज मुंडन किया है। जिम्मेदार सीधे सीधे जो विज्ञान भवन में वे मीटिंग करने जाते थे ना किसान 40, उनके नेता हैं। अगर बागपत में आधी रात को पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। धरने पर बैठे किसानों को आधी रात को पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे खाली कराया। 19 दिसंबर से ये किसान हाईवे पर बैठे हुए थे। ये देखिए कैसे खाली कराया बागपत में। धरने पर बैठे किसानों को आधी रात को खदेड़ दिया बागपत में पुलिस ने। एक्शन में पुलिस। दिल्ली में जो हुआ उसके बाद लगातार यूपी में भी प्रशासन एक्शन ले रहा है आंदोलनरत किसानों के खिलाफ। बागपत में आधी रात को पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। उन्होंने धरने पर बैठे किसानों को खदेड़ दिया। एनएचआई ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा? तो बागपत में ऐसा हुआ। किसान जो वहां धरने पर बैठे हुए थे, आधी रात को पुलिस पहुंची और देखिए कैसे इन किसानों को इस आंदोलन स्थल से खदेड़ दिया गया। और ऑफिसर ने बताया कि वहां पर जो क्षेत्रीय अधिकारी थे उनको दिक्कत आ रही थी इन लोगों की वजह से, और उसके बाद उनकी लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया। बागपत में आधी रात को पुलिस का एक्शन। किसान जो आंदोलन और धरने पर बैठे थे उनको आधी रात को खदेड़ दिया गया। ऐसे रात को प्रशासन एक्टिव हुआ, पुलिस प्रशासन, और उसने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। 3 तस्वीरें अचानक पहुंचने की पुलिस की तस्वीरें, आधी रात को पुलिस का एक्शन और हाईवे कैसे खाली कराया गया। बैरिकेड्स जो वहां पे थे, हैवी जो बैरिकेड्स थे, उनको कैसे खाली कराया गया।
अगली बड़ी खबर बिजनौर से है। सपा नेताओं पर शिकंजा कसा है। जी हां, बिना अनुमति ट्रैक्टर रैली करके इन्होंने उत्पात मचाया था। पुलिस ने 3 सपा नेताओं को गिरफ्तार किया है। संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। बाकी नेताओं के ठिकानों पर दबिश जारी है। बिजनौर से खबर, सपा नेताओं पर एक्शन। सरफराज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरफराज, कौन से 3 समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, अगर बिजनौर की बात करें तो 26 जनवरी के दिन जो है सपा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। जहां जहां जो है आयोजन चल रहा था, इसी बीच जो है हिंसक प्रदर्शन भी हुए। बात करें बिजनौर की तो बिजनौर हेडक्वार्टर पे भी सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामेबाजी की थी, हिंसक प्रदर्शन किया था। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो सपा नेता जो है मान रहे थे। इसी बात को लेकर के जो है बिजनौर और नगीना और तमाम इलाकों में जो है जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसको लेकर के एसपी ने जो है 250 से 300 के खिलाफ जो है अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 10 जो है नामजद लोगों के सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तक 4 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो गई। लगातार जो है पुलिस चारों तरफ जो है सपा नेताओं के जो है घर पर ठिकानों पर जो है दबिश दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सरफराज। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ मेट्रो को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज किया जाएगा। भारत में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल होगा। न्यूयॉर्क मेट्रो को इसी तकनीक से सैनिटाइज किया गया था। सामान्य सैनिटाइजेशन के मुकाबले 40% कम खर्च होगा इस सैनिटाइजेशन में अल्ट्रा वायलेट तकनीक के जरिए। ऑनलाइन पर है शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी। शैलेश, तकनीक क्या है और कैसे उससे होगा ये काम? राजन, देखिए, इस तकनीक में एक बॉक्स होता है जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो निकलती हैं। अभी तक देखिए, जब से कोविड काल के बाद दोबारा मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है तो हर थोड़ी देर में मेट्रो में सैनिटाइजेशन कराना होता है। जो ज्यादा टच वाले पॉइंट है वहां पर थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइजेशन होता है। जब पूरी कोच का सैनिटाइजेशन होना हो तो उसको रोकना पड़ता है। इसकी वजह से एक तो समस्या ज्यादा, दूसरा खर्च भी ज्यादा होता है। ऐसे में पुणे के एक संस्था के साथ मिलकर, एक कंपनी के साथ मिलकर ये तकनीक ली गई है, जिसमें एक बॉक्स होगा, उसको मेट्रो के अंदर रखने के बाद कोच में रख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। 7 मिनट तक उसमें से रेज निकलती रहेंगी। रिमोट से पूरा संचालन होगा और इन 7 मिनट में चाहे शीशे हो, हैंडल हो, मतलब पूरे उस कोच को वो सैनिटाइज कर देगा। बताया जा रहा है कि भारत में ये तकनीक पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। इससे पहले न्यूयॉर्क में मेट्रो की क्लीनिंग के लिए है। एक तो इससे जो सैनिटाइजेशन है वो बेहतर होगा, बैक्टीरिया मारे जाएंगे, और दूसरा इसका फायदा, खर्च जो होगा वो करीब 40% घट जाएगा, तो वो एक फायदा मिलेगा। सैनिटाइजेशन जब मशीनों से वैसे किया जाता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके, तो उसमें कई कोने छूटने की भी संभावना रहती है। लेकिन जब अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी, पूरा कोच बंद होगा, बॉक्स से रेज निकल रही है, तो उसमें कहीं पर कोई कोना छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही अहम जानकारी के लिए। भारत में पहली बार अल्ट्रा वायलेट रेजेस से सैनिटाइजेशन होगा। इससे पहले न्यूयॉर्क मेट्रो में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा चुका है। खर्च 40% कम सामान्य सैनिटाइजेशन के मुकाबले। अगली खबर हरदोई से है। बिजली विभाग की टीम पर वहां पर हमला हुआ है। जी हां, गोल्डन मैरिज हॉल में टीम पर हमला किया गया है। लाठी डंडों से कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की गई है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके का मामला है। ये देखिए आप, बिजली विभाग की टीम पर हमला एक्सक्लूसिव हरदोई में। बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया है। ये देखिए आप कैसे हरदोई में ये सब कुछ हुआ है। बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव। बिजली विभाग की टीम गई थी वहां और उस पर कैसे हमला हुआ देखिए आप। लखनऊ से है। यूपी की शराब, भांग और बियर की दुकानों पर अब सरकारी ठेका शब्द नहीं लिखा जाएगा और ये आदेश खुद योगी सरकार ने दिए हैं। जी हां, आपने देखा होगा लगातार सरकारी ठेका शब्द शराब, भांग की दुकानों पर अब नहीं होगा।
यह बहुत ही स्पष्ट आदेश योगी सरकार का। सरकारी ठेका शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये शराब और भांग की दुकानों पर नहीं लिखा रहेगा। शराब की दुकानों पर सरकारी ठेका शब्द नहीं लिखा जाएगा। यह आदेश योगी सरकार का। यूपी में शराब की दुकानों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। शराब और भांग दोनों ही दुकानों पर सरकारी ठेका शब्द नहीं रहेगा।